सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रजनीश पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1 में हिंदी गद्य खंड में पहली कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आइए अविलंब इसे शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन अभाव में बीता, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है वह उन्हें हिंदी साहित्य जगत में अमर बना गया। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ठीक है, तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। अब इसके बाद हम आते हैं मुख्य कहानी पर। कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा, और संक्षेप में अगर इसके बारे में कहा जाए तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो जहाँ एक तरफ यह कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति से जुड़ी हुई है, वहीं मानव और पशु प्रेम और पशु का पशु के प्रति प्रेम, इन कुछ बिंदुओं पर भी प्रकाश डालती है। तो कहानी क्या है ये देख लेते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे मतलब पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गधा सच में सीधा है, इसी की वजह से उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई अर्थात बच्चा दी हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसे चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। इन पंक्तियों से यही स्पष्ट हो रहा है कि गधा कभी भी न तो अति उत्साही दिखाई पड़ता है, न कभी गुस्से में, न कभी असंतोष। हमेशा उसके मन में एक मुख पर संतोष रूपी छाया छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषियों मुनियों के गुण अर्थात संतोष, संयम, ये सभी गधे में एक तरह से कहा जाए तो कुट कुट के भरे हुए हैं, लेकिन वो है तो जानवर ही, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ये विरोधाभासी बात है, सही बात है। सद्गुण जहाँ पे होते हैं उन्हें आदर मिलता है, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि गधे के अंदर इतने सद्गुण हैं और उसका इतना अनादर हो रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब यहाँ पर कवि लेखक अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य भी कर रहा है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो। भारतवासी सीधे थे, इसलिए उनकी दुर्दशा अफ्रीका में हुई। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय अर्थात विपत्ति का समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में ब्रांड बना दिया। इन पंक्तियों से लेखक का यही अभिप्राय है कि ज़्यादा सीधा होना भी उचित नहीं है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ अर्थात बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों की में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, तो उसका स्थान गधे से नीचे। अर्थात कहने का मतलब ये कि गधा पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है और उसके नीचे की जो श्रेणी हो उसमें बैल आता है। अब यहाँ से मुख्य कहानी शुरू हो रही है। झूरी काछी, जो कि इस
कहानी के प्रधान पात्र हैं कि दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आस-पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में अर्थात मौन भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह किसके नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, अर्थात जो आपस का खिलवाड़ हुआ करता था उसकी बात कर रहा है लेखक यहाँ पे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ये दोनों बैल या हल या गाड़ी में जोत दी जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। कहने का मतलब ये जो इतना पैरा है, पहला पैरा कहानी के मुख्य भाग का, इसमें यही दिखाया गया है कि जो झूरी काका के बैल थे हीरा और मोती, उनमें परस्पर बहुत प्रेम था। ऐसी गुप्त शक्ति थी कि शायद उस गुप्त शक्ति से मानव भी वंचित है। दूसरे पैरा पे आते हैं, देखते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेज जा रहे हैं, अर्थात हीरा और मोती को ससुराल को झूरी ने अपने ससुराल भेजने का बंदोबस्त किया। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन्हें लगा कि शायद हमें बेच दिया गया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया। अब यहाँ पर एक नया पात्र जुड़ता है इस कहानी में। झूरी का साला है जिसका नाम है गया को घर तक गोई मतलब इन दोनों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं भागते। बगहिया मतलब वो रस्सी का टुकड़ा जिसमें उन दोनों को बांधा गया था, पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी 4 दाने की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? दोनों के मन में असंतोष था कि शायद उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। आगे देखते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगानों से लगते थे। नई जगह पे उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो बेगाने देश में आ गए हैं। और ये ऐसा होता भी है। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको पता है और उसी परिप्रेक्ष्य में कहानी लिखी गई है, तो इसको पढ़ते चलें और कहानी के मुख्य भाव को आप समझते चलें। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, आंखों के किनारों से, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया था, जब सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे अर्थात वो रस्सी जिसमें बंधे हुए थे, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत से, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। तो इस प्रकार से नए स्थान से हीरा और मोती दोनों जो है पगहा तुड़ा करके निकल पड़ते हैं। तो प्रथम भाग में इतना ही। दूसरे भाग में हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे।